आओ आओ, चले आओ चले आओ। कौन कौन है यहाँ? सामने आओ। देखो, तुम कोई भी हो, मुझे डरा नहीं सकते। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मौत हूँ, जो धीरे धीरे तुम्हारे पास आ रही है। मुझे यहाँ से घर चले जाना चाहिए, यहाँ खतरा है। चंदनपुर नामक गांव में भुवन नाम का एक गरीब किसान अपनी बेटी सुधा के साथ रहता था। सुधा बहुत ही चतुर थी। अपनी चतुराई से वो अपने पिता की सभी समस्याओं को हल कर देती थी। बेटी सुधा, देख, तू जमींदार के सामने ज्यादा जुबान मत चलाया कर। उन्हें तेरा यूं बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पिताजी, मैं कोई गलत बात तो नहीं कहती, मैं सच ही कहती हूँ। अगर जमींदार हिसाब में गलती करेंगे तो मैं तो बोलूंगी ही। नहीं बेटी, हम गरीब हैं और हमें कोई हक नहीं कि हम गलत के खिलाफ आवाज उठा सकें। हमें जो मिल रहा है ऊपर वाले का शुक्र करके रख लेना चाहिए। चल, अब मैं चलता हूँ, तू अपना ख्याल रखना। भुवन अब खेतों की तरफ काम करने चला जाता है। आप जैसे सीधे लोगों को ही सब दबाने का काम करते हैं, लेकिन मैं आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। आज मुझे इस खेत का काम पूरा करके जमींदार के दूसरे खेत में काम शुरू करना है। जल्दी जल्दी काम खत्म करना होगा, वरना जमींदार जी नाराज होंगे। अभी भुवन खेत में काम कर ही रहा था कि तभी वहाँ जमींदार आता है। और भुवन, खेतों का काम पूरा हो गया? लगता नहीं कि ये काम शाम तक पूरा हो पाएगा। नहीं नहीं जमींदार जी, मैं शाम तक ये सारा काम खत्म कर लूंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, अच्छी बात है। अगर शाम तक काम खत्म हो जाए तो ठीक, वरना मैं दूसरे खेत के लिए किसी दूसरे किसान को रख लूंगा। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। भुवन दिन भर कड़ी धूप में मेहनत से काम करता है। अरे भुवन, चलो खाना खा लेते हैं। मैं तो जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। पहले पेट पूजा कर लो, फिर काम करना। नहीं नहीं किशन, मेरे पास खाना खाने का भी समय नहीं है। अगर खाना खाने बैठा तो शाम तक ये काम खत्म नहीं हो पाएगा। तुम खाना खा लो, मैं अभी नहीं खाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला खाना खाने। भुवन अब सुबह से शाम तक खेतों में काम करता है। हाँ, हो गया सारा काम। अब जमींदार जी से दूसरे खेतों का काम मांग लेता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। भुवन अब जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, मैंने सारा काम खत्म कर लिया है। आप मुझे दूसरे खेतों का काम बता दीजिए, तो मैं कल से वहाँ काम शुरू कर दूंगा। अच्छा, ये लो अपने काम के पैसे। कल से दूसरे खेत में काम शुरू कर देना, वहाँ गेहूं की फसल बोई जाएगी। ठीक है ना? जी जमींदार जी, ठीक है। अगली सुबह, पिताजी, आप जमींदार जी से बात क्यों नहीं करते? कल भी आपको कम पैसे दिए। कल तो उन्होंने आपको मेहनत के बस आधे पैसे ही दिए थे। ऐसे कब तक चलेगा? बेटी, वो बड़े लोग हैं, उनसे सवाल जवाब नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें कुछ भी बुरा लगा तो हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी। तू चिंता मत किया कर, ऊपर वाला कम पैसों में भी गुजारा करवा ही देता है। इतना कहकर भुवन खेतों की तरफ फिर से निकल पड़ता है। ये तो बहुत बड़ा खेत है, यहाँ अकेले काम करना मुश्किल है। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, काम तो करना ही पड़ेगा। इस बार मैं जमींदार जी से खुद बात करूंगा, शायद वो पैसे बढ़ा दें। भुवन अब सुबह से शाम तक खेतों में काम करता है। काम खत्म होते ही वो जमींदार के पास जाता है। क्या हुआ भुवन? तू इतना थका थका क्यों दिखाई दे रहा है?
तुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे तूने 3-4 खेतों का काम अकेले कर लिया है। जमींदार जी, ये दूसरा खेत तो बहुत बड़ा है। यहाँ काम करते करते मेरा ये हाल हो गया है। मैंने पूरा काम कर दिया है। आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। कम पैसों में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। अगर आप मेरी पगार बढ़ा दें तो अच्छा हो जाएगा। तुझे पता भी है मैं तुझे बाकी किसानों से सबसे ज्यादा पैसे देता हूँ, फिर भी वो तुझे कम लग रहे हैं। अब क्या चाहता है, मैं अपना सब कुछ तेरे ऊपर लुटा दूं? ऐसा है, मैं तुझे और नहीं झेल सकता। तू कल से काम पे मत आना और वहां काम ढूंढना जहां तुझे ढेर सारे पैसे मिलें। नहीं नहीं जमींदार जी, मुझे काम से मत निकालिए। मैं माफी चाहता हूँ। मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ। ठीक है ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ। अगली बार ऐसी बात की तो भूल जाना कि तू यहाँ कभी काम भी करता था। ये ले, पकड़ अपने पैसे। भुवन उदासी से घर लौटता है। क्या हुआ पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है? मुझे बताइए पिताजी, कुछ तो बोलिए। क्या बताऊं बेटी, तेरी बातों में आकर मैंने जमींदार जी से पैसे बढ़ाने की बात की थी। इस बात पर वो नाराज हो गए और मुझे काम से निकाल रहे थे। मैंने उनसे वादा किया कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, तब जाकर वो माने। ये क्या बात हुई पिताजी? मैं कल आपके साथ चलूंगी और जमींदार जी से बात करूंगी। नहीं बेटी, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, तुझे मेरी कसम। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक रात तेज तूफान आता है। इतनी तेज तूफान है, साथ में ये बारिश, कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। मुझे तो डर सा लग रहा है। पिताजी चलिए, अंदर चलिए, बहुत तेज बारिश है, आप बीमार पड़ जाएंगे। अगली सुबह भुवन खेतों की तरफ जाता है। अरे ये क्या, यहाँ तो सारी फसल खराब हो गई है। इतना बड़ा नुकसान हो गया, मुझे जमींदार जी को बताना होगा। जमींदार जी, जमींदार जी, खेतों की सारी फसल खराब हो गई है। कल रात को जो तूफान आया था उसने सारी फसल खराब कर दी। क्या फसल खराब हो गई? ये क्या सुबह सुबह इतनी बुरी खबर सुना रहा है तू? चल मैं देखता हूँ। अब जमींदार खेत जाता है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी सारी फसल खराब हो गई। इतना बड़ा नुकसान होगा मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था। अब क्या होगा, अब क्या होगा? जमींदार जी, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। तुझे क्या, तेरा नुकसान थोड़ी हुआ है। तेरे लिए ये कहना आसान है, मेरा सोच, मेरा तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, मेरे हालात खराब हो जाएंगे। भुवन के पास जमींदार की बातों का कोई जवाब नहीं होता। वो चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। 2 दिन बाद जमींदार जी, उस दिन आपने पैसे देने को कहा था। अगर आज मुझे वो पैसे मिल जाते तो अच्छा हो जाता। घर में राशन खत्म होने को है। तेरा दिमाग तो ठीक है, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया है और तुझे पैसे चाहिए। मेरा नुकसान हुआ है तो तेरा भी तो होगा ना। चल जा यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं। भुवन अब समझ चुका था कि जमींदार के पास अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो उदासी से नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। अब क्या होगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और मुझे काम से भी निकाल दिया। मेरा कसूर क्या था? बस इतना ही कि मैंने अपनी मेहनत के पैसे मांगे थे। भुवन रोता है और अपनी किस्मत को दोष देता है। मेरी किस्मत ही खराब है। मैं एक बदनसीब इंसान हूँ।
जिसकी जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं अपनी जान दे दूंगा, ना मैं रहूंगा, ना मेरे साथ ये सब होगा। भुवन अब अपनी जान देने के लिए नदी में कूद जाता है। अरे देखो देखो, नदी में कोई कूद गया है, कोई डूब रहा है। मछुआरा पंकज नदी में कूदकर भुवन को बचा लेता है। अरे भुवन, होश में आओ, उठो, आंखें खोलो। भुवन आंखें खोलता है। तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता, मैं तो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं है। पागल मत बनो भुवन, तुम्हारे पास तो जीने की सबसे बड़ी वजह है, और वो है तुम्हारी बेटी सुधा। क्या तुम उसे भूल गए? मुझे तो सुधा का ख्याल ही नहीं आया। ये मैं क्या करने जा रहा था? अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बेटी सुधा का क्या होता? उसका तो मेरे अलावा कोई नहीं है। पंकज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचा ली, वरना आज क्या से क्या हो जाता। इसीलिए कहते हैं ना कि हर काम सोच समझकर करना चाहिए। चलो, अब मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। अब पंकज भुवन को घर लेकर जाता है। पिताजी, पिताजी, आपका ये हाल कैसे हुआ? आप ठीक तो हैं? काका, पिताजी को क्या हुआ है? बेटी, आज तुम्हारे पिता पंकज बहुत बड़ा अनर्थ करने वाले थे। ये तो कहो मैंने समय पर इन्हें बचा लिया। पंकज अब सारी बात सुधा को बताता है। पिताजी, आपने मेरे बारे में क्या एक बार भी नहीं सोचा? मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आप मुझे कैसे भूल गए? बेटी, अब मैं चलता हूँ। अपना और अपने पिता का ख्याल रखना। पिताजी, आत्महत्या करने की क्या वजह थी? मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। बेटी, मैं बेबस हो गया था। भुवन अब सुधा को सारी बात बताता है। अच्छा, जमींदार जी ने ये सब किया? कोई बात नहीं पिताजी, इनको तो ऊपर वाला ही सबक सिखाएगा। अगली सुबह, पिताजी आप आराम करिए, आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर पे रहिए, मैं जाकर काम ढूंढती हूँ। लेकिन बेटी, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना पिताजी, अभी आप आराम करिए। इतना कहकर सुधा काम ढूंढने निकल पड़ती है। सेठानी जी, मुझे कोई काम दे दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। बेटी, तू काम ढूंढ रही है, तेरे पिताजी कहाँ हैं? लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चल, कोई बात नहीं, मैं तुझे काम पे रख लेती हूँ। तुझे मेरे खेत में काम करना होगा, अब कर लेगी ना? हाँ हाँ, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करिए। अब सुधा खेतों में काम करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है। अरे, ये खेतों का काम कितना मुश्किल और मेहनत वाला है। मेरी तो हालत ही खराब हो गई खेतों का काम करते करते। पर शुक्र है कि काम समय से पूरा हो गया। अब खेतों में सेठानी लीला आती है। सुधा बेटी, काम पूरा हो गया? अरे वाह, तूने तो समय से काम पूरा कर लिया। अब मैं तेरे काम से खुश हुई। ये ले अपनी मेहनत के पैसे। सेठानी जी, इतने सारे पैसे, ये कुछ ज्यादा नहीं है? यहाँ तो सबको इतने ही पैसे दिए जाते हैं, तुझे ये ज्यादा क्यों लग रहे हैं? सुधा अब जमींदार हीरालाल की हरकतों के बारे में सेठानी लीला को बताती है। अरे, हीरालाल तो एक नंबर का चालबाज है। वो तो तेरे पिताजी की जमीन भी धोखे से हड़प गया। तेरे पिताजी ने तुझे ये बात बताने से मना किया था, पर आज मुझसे रहा नहीं गया। ये जो सामने जमीन देख रही है ना, ये तेरे पिताजी की जमीन है। इस जमीन के असरे पर वो आज तक उस लालची हीरालाल के पास काम कर रहे थे। अच्छा, इतनी बड़ी बात मुझे पता ही नहीं थी। सेठानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये सच बताया। आप बहुत अच्छी हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और सुधा अच्छी तरह काम करके अब अच्छे पैसे कमाने लगती है। बेटी सुधा, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। तू एक काम कर, तू घर पे रहे, मैं खेतों में काम करने चला जाऊंगा। नहीं पिताजी, सेठानी जी ने मुझे काम पे रखा है।
अगर आप काम पे गए तो हो सकता है उन्हें अच्छा न लगे। आप चिंता मत करिए, अब मुझे आदत हो गई है खेतों का काम करने की। सुधा ये कहकर अब खेतों में काम करने चली जाती है। इस जमींदार हीरालाल से तो मैं अपनी जमीन लेकर रहूंगी। उसके लिए मुझे चाहे जितनी भी चतुराई दिखानी पड़े, मैं हार नहीं मानूंगी। अभी सुधा ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ जमींदार हीरालाल आता है। अरे सुधा, तू काम कर रही है? तू तो एक लड़की है, तुझे कहाँ से खेतों का काम आएगा? तुझे काम पे किसने रख लिया? लगता है सेठानी जी का दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा है। आप मेरी चिंता मत करिए जमींदार जी, आप बस अपनी चिंता करिए। वैसे भी अब आपकी उम्र भी हो गई है, आपके आगे पीछे भी कोई नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो अभी लंबा जीऊंगा, लंबा, क्योंकि मैंने शुद्ध देसी घी खाया है। तो क्या देशी घी खाने वाले अमर हो जाते हैं? आप भी ना जमींदार जी कुछ भी कहते हैं। सुधा की बातों से जमींदार हीरालाल मन ही मन डर जाता है। आई बड़ी मुझे बताने वाली कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी बात गलत भी नहीं थी। मैं काम करता हूँ, सब कुछ अपने भाई के नाम करा देता हूँ। नहीं नहीं, अगर उसके नाम सब कर दिया तो मेरा क्या होगा? अब जमींदार इसी सोच में पड़ जाता है। इधर सुधा जमींदार को सबक सिखाने के लिए उसके रास्ते में पत्थर डाल देती है। अरे बाप रे, मेरी कमर टूट गई रे, ओ बाप रे। अब जमींदार हीरालाल का जीना मुश्किल न कर दिया तो मेरा नाम भी सुधा नहीं। वो खुद मुझे मेरी जमीन वापस करने ना आया तो मैं अपने पिताजी की बेटी नहीं। अब सुधा जल्दी काम करके घर चली जाती है। अगले दिन अब शाम हो गई है, मुझे खेतों पर एक नजर डाल लेनी चाहिए। चल भाई हीरालाल, खेतों की तरफ चल। शाम के समय हीरालाल खेत जाता है। हाँ, इस बार की फसल तो बहुत अच्छी हुई है, इस बार तो अच्छा मुनाफा होगा। अभी जमींदार ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है। आओ आओ, चले आओ, चले आओ। जमींदार हीरालाल डर से कांपने लगता है। कौन कौन है यहाँ? सामने आओ, देखो तुम कोई भी हो, मुझे डरा नहीं सकते, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मौत हूँ जो धीरे धीरे तुम्हारे पास आ रही है। मुझे यहाँ से घर चले जाना चाहिए, यहाँ खतरा है। जमींदार डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन हाँ, अब मैं शाम के समय खेतों की तरफ नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कल मेरे खेतों में कोई भूत प्रेत आ गया था। जमींदार नदी किनारे से गुजर ही रहा था कि तभी पानी में तेज आवाज होती है। अरे, अब ये कैसी आवाज है? लगता है पानी में कोई दानव है। नहीं, मैं तुम्हारी मौत हूँ और तुम्हें हर समय ये बताने आती हूँ कि तुम्हारा समय करीब है। नहीं नहीं, मेरी मृत्यु अभी नहीं हो सकती, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। अब जमींदार वहाँ से तेजी से भागकर खेतों में पहुँचता है। अब क्या हुआ जमींदार जी, आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? सब ठीक तो है? आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। वो भूत से कम नहीं है, हर जगह आ जाता है। कौन? आप किसकी बात कह रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? जमींदार हीरालाल अब सारी बात सुधा को बताता है। अच्छा, ये तो बहुत चिंता की बात है। मैंने सुना है जो कोई किसी की जमीन धोखे से हड़पता है उसके पीछे मौत का यमदूत लग जाता है।
लेकिन आप तो एक ईमानदार इंसान हैं। आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है? हाँ बेटी, देखो ना, मैंने कभी किसी के साथ कोई झोल नहीं किया। मैंने हमेशा ईमानदारी से सबकी मेहनत के पैसे दिए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत करिए। आप एक ईमानदार इंसान हैं। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब मैं चलती हूँ, मेरा काम पूरा हो गया है। इतना कहकर सुधा घर चली जाती है और अब रात होने लगती है। अब तो रात होने वाली है, मुझे घर जाना चाहिए। अरे, ये झाड़ियों के पीछे कौन है? वहाँ कौन है? बाहर आओ, कौन है वहाँ? अब हीरालाल दूसरी ओर जाता है। प्यालों की आवाज सुनाई देती है और झाड़ियों में कोई दिखाई देता है। कौन है वहाँ? बाहर आओ, मैंने कहा सामने आओ। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कौन हो? मुझे नहीं पहचाना हीरालाल? तुम मुझे कैसे भूल गए? मैं हूँ तुम्हारी मौत। आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझसे क्या चाहते हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? याद करो, जिस जमीन पर तुम खड़े हो वो जमीन किसकी है? कुछ याद आया? मैं हूं भुवन का पिता, रामनाथ। तुमने मेरी आंखें बंद होते ही मेरी जमीन हड़प ली थी ना। अब मैं उसका बदला तेरी जान लेकर पूरा करूंगा। जमींदार हीरालाल के पैरों तले जमीन निकल जाती है। क्या आप रामनाथ काका? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई जमीन नहीं हड़पी। भुवन ने खुद ये जमीन मुझे बेची थी। मैंने कुछ नहीं किया है। जमींदार चालाकी से अपने कदम पीछे करता है और भागने की कोशिश करता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। अरे जमींदार जी तो गिर गए, मुझे इन्हें इनके घर ले जाना होगा। मैंने ये नहीं चाहा था कि इनको चोट लगे। सुधा जमींदार को उसके घर पहुंचाकर अब अपने घर लौट आती है। अगली सुबह मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? अरे, मैं तो अपने घर पर हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कौन लाया? मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मैं ये जमीन किसी और को बेच दूंगा। ना जमीन मेरी होगी, ना मुझे कोई आवाजें सुनाई देंगी। हाँ, अब जमींदार हीरालाल भुवन की जमीन को बेचने की सोचता है। जमींदार जी कैसे हैं आप? आज सुबह सुबह खेतों की तरफ सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। एक सेठ है जो इस जमीन को देखने आ रहे हैं। मैं उन्हें ये जमीन बेचने वाला हूँ। ना रहेगी जमीन, ना मुझे कोई आवाजें सुनाई देंगी। अच्छा, तो इस लालची जमींदार ने ये उपाय निकाला है। मैं भी देखती हूँ ये जमीन कैसे बेचता है। अब सेठ धनराम जमीन देखने आता है। आइए आइए सेठ जी, देखिए, यही वो जमीन है। कैसी लगी आपको ये जमीन? जमीन तो काफी बड़ी है, लेकिन तुम मुझे जमीन को इतने कम दामों में क्यों बेच रहे हो? इसके पीछे कोई वजह तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, मैं तो आपसी जान पहचान के नाते आपको ये जमीन कम दामों में बेच रहा हूँ, वरना अच्छी खासी रकम लेता मैं। हाँ जमींदार जी, अब तो यहाँ आपको पायलों की आवाजें सुनाई नहीं देती हैं। आप बता रहे थे ना कि रोज रात में आपको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनते ही धनराम भड़क उठता है। अच्छा, तो ये वजह थी। मुझे बेवकूफ बनाकर ये भूतिया जमीन बेचना चाहते थे तुम। रखो अपनी जमीन अपने पास, मुझे नहीं लेनी तुमसे कोई जमीन। अरे नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनिए। ये लड़की तो पागल है, मेरी बात एक बार सुन तो लीजिए। अरे, ये धनराम तो चला गया। अरे सुधा, तुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? अब माफ करिएगा जमींदार जी, मैं तो आपके लिए चिंतित थी, इसलिए पूछ बैठी। अच्छा, मैं चलती हूँ। आप ख्याल रखिएगा, कहीं फिर कोई आवाज न सुनाई दे। सुधा काम खत्म करके घर चली जाती है। जमींदार भी अपने घर के रास्ते में होता है। धनराम ने ये जमीन नहीं ली तो क्या हुआ?
मैं कल किसी और को ये जमीन बेच दूंगा और उन पैसों से दूसरी जमीन खरीद लूंगा। जमींदार हीरालाल को रास्ते में एक परछाई दिखाई देती है जो उसके पीछे पीछे चलती है। अरे, ये किसकी परछाई है? ये तो बड़ी होती जा रही है। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। ये क्या हुआ हीरालाल? डर लग रहा है? तू जमीन बेचने जा रहा था तब नहीं लगा? कान खोल कर सुन ले, अगर तूने जमीन किसी को बेची तो तेरी मौत उसी दिन होगी। तो मैं क्या करूं? आप चाहते क्या हो काका? मेरी जमीन मुझे वापस कर दे। मेरी आत्मा उसी जमीन की चाहत में भटक रही है। जब तक जमीन उसके मालिक को नहीं मिलती तुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं भुवन को उसकी जमीन कल ही लौटा दूंगा। मैं वादा करता हूँ। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, तू जा सकता है, लेकिन अगर तूने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वो तेरा आखिरी दिन होगा। जमींदार हीरालाल अब भागता हुआ घर जाता है। वो अब बहुत डर चुका था और इसलिए वो जमीन भुवन के हवाले करने को तैयार था। अगली सुबह भुवन, ओ भुवन, बाहर आओ। अरे जमींदार जी, आप यहाँ आइए, आइए, अंदर आइए। बेटी सुधा, देख कौन आया है। नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस करने आया हूँ। आज से तुम्हारी जमीन तुम्हारी है, उस जमीन पर तुम्हारा हक है। मैंने सोचा कि तुम परेशान रहते हो, तुम्हें जमीन मिल जाएगी तो तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, आप सच में एक दयालु इंसान हैं। जमींदार हीरालाल अब वहाँ से चला जाता है। पिताजी, कौन आया था? जमींदार जी आए थे। तू खामा खा उन्हें बुरा समझती थी। देख, आज उन्होंने हमारी जमीन हमें वापस कर दी। वो सच में एक भले इंसान हैं। वो भलाई करने लगे तो वो हीरालाल क्यों कहलाए? पिताजी, आप बहुत भोले हैं। सुधा अब सारी बात अपने पिता भुवन को बताती है। बेटी, क्या ये सच है? तूने इतनी चतुराई दिखाई। तेरी चतुराई से हमें आज हमारी जमीन वापस मिल गई। मेरी चतुर बेटी, मुझे तुझ पे गर्व है। तू ना होती तो मैं अपनी जमीन कभी वापस ले ही नहीं पाता। वो कहते हैं ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चलिए पिताजी, अब अपने खेत पर चलते हैं, बहुत काम करना है। हाँ बेटी, चलो। अब दोनों अपने खेत जाते हैं और नई फसल उगाने का काम शुरू करते हैं। बेटी, तू घर चली जा, मैं अकेले ये सारा काम कर लूंगा। नहीं पिताजी, मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा हूँ। मेरे रहते हुए आप अकेले काम करें, ये तो हो नहीं सकता। बधाई हो भुवन, सुना है तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस मिल गई है। धन्यवाद सेठानी जी, ये सब मेरी बेटी की वजह से मुमकिन हुआ है। अगर इस जैसी बेटी सबकी हो तो किसी को बेटे की कमी महसूस ही ना हो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सुधा बहुत समझदार लड़की है। जीती रह बेटी। अब भुवन और सुधा अपने खेत में काम करके अपने हालात बहुत बेहतर कर लेते हैं और एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।